चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेल क्या होते हैं और कैसे इन सेल्स के जुड़ने से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, और इन सेल्स को ही द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। सेल की खोज कैसे हुई हम ये भी समझेंगे। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि ये जो सेल होते हैं ये काम कैसे करते हैं, हमारा खाना, पानी, हवा इनके अंदर कैसे जाती है और सेल इनका क्या करते हैं। फिर हम इन सेल्स के जो पार्ट्स हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे, और ये याद रखने के लिए कि सेल के इन पार्ट्स का क्या क्या नाम है, हम एक ट्रिक यानी स्मृतिजनक सूत्र को याद करेंगे। फिर हम एक एक करके सेल्स के पार्ट्स को देखेंगे और इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड स्लो लग रही तो आप सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड के ऑप्शन में इससे 1.25, 1.5 या अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को एक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्यों जिंदा हैं। स्नेल्स, बटरफ्लाई, ऑक्टोपस, फिश, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, etc. ये सब इसलिए जिंदा हैं, इनमें लाइफ इसलिए है क्योंकि ये जिन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं उनमें लाइफ है, और जिन चीज़ों से ये मिलकर बने हैं उन्हें सेल कहा जाता है। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स से मिलकर ही बने हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। हमारी शरीर करीब 37 ट्रिलियन सेल्स के जुड़ने से बनी है। 37 ट्रिलियन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके सेल्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स से अलग होते हैं। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, वो अलग दिखते हैं, उनकी शरीर अलग तरह से काम करती है। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे हमारे सारे सेल्स ट्रीज के सारे सेल्स से अलग होते हैं, और हमारे सेल्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे दिमाग के सेल्स अलग तरह के होते हैं, खून के सेल्स अलग तरह के होते हैं, स्किन के सेल्स भी अलग तरह के होते हैं, और ऐसे बाकी के भी बहुत तरह के दूसरे सेल्स होते हैं। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसमें कुछ जादुई सेल्स होते हैं जो बाकी के सेल्स को बनाते हैं, और इन जादुई सेल्स को स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो हमारे शरीर में कई तरह के सेल्स होते हैं। एक तरह के सेल्स एक साथ जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, और एक जैसे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन्स का सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके हमें बनाते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ढेर सारे सेल्स के जुड़ने से बनते हैं हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी मतलब ढेर सारे, और सेलुलर मतलब सेल से बने। तो ढेर सारे सेल्स से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल, और इन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि मतलब एक, और सेलुलर मतलब सेल वाले। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का वजन जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वजन से ज़्यादा है। सेल से ही सारी लाइफ बनी है। पृथ्वी पे पूरा जीवन सेल्स के जीवन से ही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सांस लेना मतलब उनके सेल्स का सांस लेना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना खाना मतलब उनके सेल्स का खाना खाना है। इसलिए सेल्स को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं। ये बात हजारों सालों तक लोगों को पता ही नहीं थी, सबूत ही नहीं था। न लोग सेल्स को देख सकते थे, और इसलिए सेल्स होते हैं कि नहीं ये बता भी नहीं सकते थे। फिर इस चैप्टर के हीरो रॉबर्ट हुक आए।
इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो साइंस के लिए अलादीन के चिराग जैसा था, जादुई। इनकी ये जादुई चीज़ थी एक नई तरह की माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़, एक ऐसी डिवाइस है जिनसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें दिखने लगती हैं। हम ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। हमारी आंखें बाल की थिकनेस, बाल की मोटाई से छोटा नहीं देख सकती हैं। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो और छोटा देख सकता था, और जब हमारे हीरो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से चीज़ों को देखना चालू किया तो उनको मज़ा आने लगा। अपने इस माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने सब कुछ देखने की कोशिश की। रॉबर्ट हुक का हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी अंधे को नई आंखें मिल गई हों। और होता भी क्यों ना, इन्होंने जो देखा उनको किसी ने इतने अच्छे से नहीं देखा था। रॉबर्ट हुक के आसपास जो भी चीज़ें थीं उन्होंने सब कुछ इस माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की, और जो भी देखा, जो भी समझा, वो सब अपनी इस बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा। उस समय कैमरा नहीं होता था, इसलिए हाथ से ही जैसा दिखा वैसा अपनी बुक में चित्र बनवाया। इन्होंने मुलायम चिकने पत्थरों को देखा तो इनको उनमें भी खुरदुरी चीज़ें दिखी। इन्होंने जानवरों का खून पीने वाले फ्लिया को भी अच्छे से देखा और उसकी भी फ़ोटो बनवाई। छोटे छोटे फफूंद को यानी फंगस को देख के उनकी भी फ़ोटो बनवाई। और जब रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कुछ ऐसा दिखा। जो कॉर्क ट्री का बार्क था, जो कॉर्क ट्री का छिलका था, उसका इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि इनमें तो छोटे छोटे घर जैसे स्ट्रक्चर थे, घर जैसे छोटे छोटे ढांचे थे। रॉबर्ट हुक ने इन्हें सेल कहा, और यहीं से इन छोटी छोटी चीजों का नाम सेल पड़ा। बाद के वैज्ञानिकों ने बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए जिनसे सेल्स बहुत अच्छे से देखा जा सकता था। बैक्टीरिया, वायरसेस, बड़े मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स और यहाँ तक कि एटम्स को भी देखा जा सकता था। अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल के बारे में बहुत सी चीजें समझ में आई। सेल के अंदर क्या क्या है वो भी दिख गया। एक तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स दूसरी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से अलग होते हैं। इस चैप्टर में हमें दो तरह के सेल्स के बारे में समझना है, एक एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। ये एक एनिमल सेल है और ये दूसरा प्लांट का सेल। एनसीईआरटी में इन सेल्स का डायग्राम भी दिया है। ये एनिमल सेल का है और ये है प्लांट सेल। सारे सेल्स के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेल्स का ब्रेन होता है। सेल्स वही काम करते हैं जो उन्हें न्यूक्लियस बताता है। सारे सेल्स में जेली जैसा एक लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटो का मतलब होता है सेल। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। तो साइटो मतलब होता है सेल और प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, जेली जैसा स्ट्रक्चर, जेली जैसी चीज़ है। इस जेली जैसी चीज़ जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं उसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मतलब जेली जैसी चीज़ें और मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री। सारे एनिमल्स और प्लांट सेल्स में ये तीन चीज़ें पक्का होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो बाउंड्री होती है उसके अलावा एक और मजबूत बाउंड्री होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। मतलब प्लांट सेल के पास डबल प्रोटेक्शन होती है। इनके अलावा सेल में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी एपेरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के चारों ओर की बाउंड्री जिसे न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम होते हैं, और इनके अलावा एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट से प्लांट सेल सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल सेल सनलाइट से अपना खाना नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम थोड़ी देर में एक एक करके इन्हें ठीक से समझेंगे। पर पहले ये समझते हैं कि सेल तक चीज़ें पहुंचती कैसे हैं और सेल कैसे काम करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खानों में 5 तरह की चीज़ें होती हैं। सारे खानों में
इन्हीं 5 तरह की चीज़ों में से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स। हम कुछ भी खाते हैं तो इन्हीं में से ही चीज़ें होती हैं। खाने के अलावा हम पानी पीते हैं और सांस लेते हैं। तो हमारे शरीर में जाता है फूड। अलग अलग खानों में हमें यही चीज़ें अलग अलग मात्रा में मिलती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स अलग अलग मात्रा में हमारे शरीर में जाता है फूड, और इसके अलावा पानी, और जब हम सांस लेते हैं तो हवा में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो हमने खाया, पिया और सांस लिया, ये सब को जाना होता है सेल्स के अंदर, क्योंकि सब कुछ सेल से ही बना है। और सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो सेल मर जाएंगे, और अगर सेल मर गए तो हम मर जाएंगे, या हमारे शरीर का वो हिस्सा मर जाएगा जहाँ तक ये सब नहीं पहुँच पाएंगे। हमारी सांस ली हुई हवा और पिया हुआ पानी सेल्स से छोटे होते हैं और ये सेल के अंदर चले जाते हैं। जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी सेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमारे फूड में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो सेल के साइज से बड़ा होता है, इसलिए ये अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता है, और इसलिए इन तीनों को हमें छोटा करना पड़ता है। हमारी शरीर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खानों के इन बड़े पार्टिकल्स को तोड़ता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ग्लूकोज में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को तोड़ के ब्लड में मिला देता है। हमारे लंग्स भी बाहर से हवा खींच के हमारे ब्लड में मिला देते हैं। और हमारे शरीर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो हार्मोन्स भी बनाती हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में आके मिल जाते हैं। हार्मोन से हमारा ब्रेन हमारे सेल्स के न्यूक्लियस से बात करता है, और ये हार्मोन्स भी ब्लड में मिल जाते हैं। हमारा ब्लड हमारे शरीर के हर एक सेल से जुड़ा हुआ रहता है। ब्लड शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और ये सब कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, हार्मोन्स, पानी और एयर ब्लड में मिल जाते हैं। और ब्लड इन सबको छोटी बड़ी नसों के रास्ते सारे सेल्स के बाउंड्री तक लेके जाता है। सेल्स की जो बाउंड्री होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस बाउंड्री से ये चीज़ें अंदर कैसे जाती हैं, इसकी भी एक अलग साइंस है। सेल की बाउंड्री का स्ट्रक्चर एक वायर फेंस जैसा होता है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इस वजह से एयर, वाटर और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सीधे इन छेद से घुस के सेल के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। और बाकी की चीज़ें इस बाउंड्री के छेद से बड़ी होती हैं, इसलिए ये सीधे नहीं घुस पाती हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स के आने जाने के लिए अलग से गेट होते हैं, और इनके इस गेट से आने जाने के रास्ते को फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़न फैसिलिटेटेड कहा जाता है, क्योंकि इस डिफ्यूज़न में इन्हें आने जाने के लिए फैसिलिटी चाहिए होती है। इन दोनों तरह के डिफ्यूज़न के तरीकों में एनर्जी का खर्च नहीं होता है, इसलिए इन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। ऐसा ट्रांसपोर्ट का तरीका जिसमें एनर्जी का खर्च न हो। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बड़े हार्मोन्स, उनको अंदर लेके आने के लिए इस बाउंड्री को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, या इन्हें जोर से ढकेल के अंदर खींचना पड़ता है। बाउंड्री तोड़ने या ढकेल के खींचने में एनर्जी का खर्च होता है, इसलिए इन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। कोई भी चीज़ जब सेल के अंदर बाउंड्री तोड़ के उसको किया जाता है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब सेल्स के बाहर कोई भी चीज़ को बाउंड्री तोड़ के भेजा जाता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अमोइबा अपना खाना जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो एंडोसाइटोसिस की मदद से अपने सेल के अंदर लेते हैं। एंटर मतलब अंदर जाना और एग्जिट मतलब बाहर आना। एंडोसाइटोसिस में एंटर का EN है और एक्सोसाइटोसिस में एग्जिट का EX है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं जब पानी का डिफ्यूज़न होता है, मतलब जब पानी सेल के अंदर या बाहर आता जाता है तो उसका एक अलग नाम है। पानी के डिफ्यूज़न को ऑस्मोसिस कहा जाता है। डिफ्यूज़न का मतलब है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगहों से चीज़ों का कम कंसंट्रेशन वाली जगहों पर जाना। कंसंट्रेशन मतलब इस पानी में कितनी चीज़ें घुली हुई हैं,
इस पानी में मिनरल्स, सॉल्ट, ETC होते हैं। जब पानी में ज़्यादा चीज़ें घुली हुई होती हैं तो उन्हें हाई कंसंट्रेशन कहा जाता है, और जब कम घुली हुई होती हैं तो उसे लो कंसंट्रेशन। पानी का कंसंट्रेशन सेल में कभी ज़्यादा होता है, कभी सेल के बाहर ज़्यादा होता है, और कभी कभी दोनों तरफ बराबर होता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। सेल के अंदर और बाहर के पानी के कंसंट्रेशन के हिसाब से ऑस्मोसिस यानी पानी 3 तरीकों से आता जाता है: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। मान लीजिए कि हमने आपका थोड़ा सा खून निकाल के 3 तरह के पानी के कंसंट्रेशन वाले बर्तनों में डाला। खून के ये है रेड ब्लड सेल्स। जब पानी का कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से बराबर रहेगा तो इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसो मतलब सेम। तो इस केस में न सेल पिचकता है न फूलता है, न पानी अंदर से बाहर ज़्यादा आता है न बाहर से अंदर। वहीं जब बाहर बर्तन में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और सेल के अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, तो बर्तन में रखा हुआ पानी सेल के अंदर ऑस्मोसिस यानी डिफ्यूजन यानी बाउंड्री को छेद के घुस के सेल के अंदर चला जाता है और सेल फूल जाता है। इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपो मतलब हिप्पो जैसा, फूला हुआ। और जब पानी का कंसंट्रेशन बाहर कम हो जाता है और अंदर ज़्यादा, तो सेल के अंदर का पानी बाहर आने लगता है। इस प्रोसेस को हाइपरटोनिक कहा जाता है और सेल्स पिचक जाते हैं। पानी का कंसंट्रेशन चेंज होने से सेल पिचकते हैं और फूलते भी हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाने पे फूल के फट जाते हैं या सिकुड़ के मर जाते हैं। प्लांट्स के सारे कामों में पानी चाहिए होता है, और प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते हैं कि अभी खारा पानी मिल रहा है तो कहीं और चले जाए, या ज़्यादा पानी है तो कम पानी की ओर चले जाए। इसलिए प्लांट के सेल में सेल्स को बचाने के लिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन लगी होती है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। अब वापस अपने इस डायग्राम पे आते हैं और समझते हैं कि इन खाने पीने की चीज़ों का सेल क्या करते हैं। सबसे पहले है ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जब ग्लूकोज सेल के अंदर आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इससे एनर्जी यानी ATP बनाते हैं। ये ATP एनर्जी सेल के हर काम के लिए ज़रूरी होती है, जैसे मूवमेंट, ग्रोथ और रिपेयर। जब हमें एक्सरसाइज करनी होती है या दिमाग में बहुत लोड देके काम करना होता है तो ये एनर्जी काम आती है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो सेल इसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, जो बाद में एनर्जी के लिए यूज़ होता है। आपके एग्जाम में इतना डिटेल में ये सब नहीं आएगा, पर आप समझ लेंगे तो आप कुछ भी पूछा जाएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। फिर अमीनो एसिड। प्रोटीन जब टूटता है तो वो टूटता है अमीनो एसिड में। ये अमीनो एसिड सेल के अंदर जाके नए प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेल के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं। जैसे एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं और एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से बचाती हैं। प्रोटीन मसल्स भी बनाते हैं और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करते हैं। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी बनाते हैं जो बॉडी के सिग्नल्स को रेगुलेट करते हैं। फिर विटामिन्स। हर विटामिन का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे विटामिन C सेल के रिपेयर में मदद करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन A आइज के लिए अच्छा होता है और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन D कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स सेल के मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी होता है। विटामिन्स एनर्जी के बिना सेल के प्रोसेसेस को स्मूथ बनाते हैं और इनकी कमी से डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती हैं। विटामिन्स के बाद है मिनरल्स। मिनरल्स भी अलग अलग काम करते हैं। कैल्शियम बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मसल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। आयरन ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स बनाता है। सोडियम और पोटेशियम नर्व्स और मसल्स के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। जिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मैग्नीशियम मसल्स और नर्व फंक्शन में मदद करता है। ये मिनरल्स सेल के अंदर अलग अलग रिएक्शंस को पॉसिबल बनाते हैं और इनके बिना सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। ये ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी बनाता है जो सेल्स के हर फंक्शन में यूज़ होती है। ऑक्सीजन के बिना माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बना पाते हैं और इसलिए सेल्स मर सकते हैं।
इसलिए सांस लेना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी के लिए। जो भी हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है अगर उससे ऑक्सीजन न मिले तो। ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। फिर है पानी। वाटर सेल के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी इसमें सब कुछ घुल सकता है। ये सेल के अंदर के केमिकल्स को डिसॉल्व करता है और उन्हें इधर उधर लेके जाता है। वाटर से ही न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट मूव कर पाते हैं। वाटर सेल को शेप भी देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। जब पानी सेल के अंदर और बाहर मूव करता है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। वाटर के बिना सेल्स पतले और सिकुड़ सकते हैं और मर सकते हैं। फिर है हमारा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैट्स जब टूटते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। ये दोनों सेल के मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये दोनों जो सेल के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है और सब्सटेंसेस को अंदर बाहर होने देती है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से एनर्जी भी स्टोर होती है जो सेल को ज़रूरत पड़ने पर मिलती है। सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल का स्ट्रक्चर टूट जाता है और वो फंक्शनल नहीं रहेगा। फिर है हमारा हार्मोन। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, बताते हैं कि इन्हें क्या क्या करना है। जैसे इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को सेल्स में ले जाता है एनर्जी बनाने के लिए। ग्रोथ हार्मोन सेल्स को ग्रो और डिवाइड होने का सिग्नल देता है। थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को रेडी करता है। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं और स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होते हैं, एक अलग जगह जाते हैं। हार्मोन्स के बिना बॉडी के फंक्शंस एक दूसरे से जुड़ के काम नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ें सेल के अंदर जाके अपना अपना रोल निभाती हैं और सेल को चलाती रहती हैं। सेल्स के सही से काम करने के लिए इन सब चीज़ों का ठीक से आना ज़रूरी है। इसलिए हमारा खाना पीना और सांस लेना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमारे सेल्स को इन सब चीज़ों की सप्लाई मिलती है और हम हेल्दी रहते हैं। चीज़ों का सेल के अंदर जाना बाउंड्री तोड़ के एंडोसाइटोसिस कहा जाता है और चीज़ों का सेल की बाउंड्री तोड़ के बाहर आना एक्सोसाइटोसिस। ये सेल अपने हिसाब से तोड़ते और जोड़ते हैं। फिर पानी के जो डिफ्यूज़न है उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है और ये 3 तरह का होता है। हाइपोटोनिक में फूल के सेल हाइपो जैसे हो जाते हैं और हाइपरटोनिक में सुसुक जाते हैं। आइसो मतलब बराबर, तो इसमें बराबर रहते हैं। इस चैप्टर में एनसीईआरटी का फोकस है एनिमल सेल और प्लांट सेल, और अब हम एक एक करके इन दोनों तरह के सेल्स के जो पार्ट्स हैं उसको डिटेल में समझेंगे। आपके एग्जाम में सेल का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये जो कॉमन हाईलाइटेड पार्ट्स हैं दोनों तरह के सेल्स के, इनके नाम एक साथ याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस को याद कर लीजिए। रेयर, शेरनी, रिमी, सिनो, प्लेगोली। 2 शेरनी हैं, रेयर मतलब जल्दी नहीं दिखने वाली, जिनका नाम है रिमी और सिनो, और ये गोली खेलती हैं। रेयर, शेरनी, रिमी, सिनो, प्लेगोली। रेयर के RER से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शेरनी मतलब SER और NI। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और N मतलब न्यूक्लियस। रिमी RI और MI। RI मतलब राइबोसोम्स और MI मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सिनो के CY मतलब साइटोप्लाज्म और NU मतलब न्यूक्लियर एनवलप। प्ले मतलब PL मतलब आपका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और गोली में आपका है GO मतलब गोल्गी अपैरेटस और LY गोली का ली, LY मतलब लाइजोसोम। और ऐसे ये पूरा एक साथ आप याद कर सकते हैं। रेयर, शेरनी, रिमी, सिनो, प्लेगोली। फोटो देख लेने से ब्रेन चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है, इसलिए आप फोटो भी देख लीजिए। अब हम एक एक करके इन सब पार्ट्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के चारों ओर एक पतली बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री सेल के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा ये कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की, जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती।
प्लांट सेल में एक्स्ट्रा बाउंड्री क्यों होती है, चलिए समझते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल के बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ये सेल को एडिशनल स्ट्रेंथ देती है और ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक टफ सब्सटेंस है, मजबूत। इसका मेन काम प्लांट सेल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चोट और कीटाणुओं से भी बचाता है। यह प्लांट सेल को एक फिक्स शेप देता है और पानी और दूसरे सब्सटेंसेस के आने जाने को कंट्रोल करता है। प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो हिल नहीं सकते हैं। सेल वॉल उन्हें हवा और पानी के प्रेशर को झेलने में मदद करती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी सेल्स में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा ये कंट्रोल करती है। और सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इस सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। इस तरह से प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होता है, जो सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। फिर है हमारा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल के अलग अलग पार्ट्स या ऑर्गेनल्स तैरते हैं। साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शंस हैं, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, देखिए। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स को एक जगह बनाए रखने में मदद करता है, उन्हें इधर उधर हिलने से रोकता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेल जो भी करता है वो सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये रिएक्शन सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जरूरी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो सेल के काम आते हैं। साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। साइटोप्लाज्म में कई तरह के मॉलिक्यूल्स स्टोर होते हैं, जैसे एंजाइम्स, आयंस और न्यूट्रिएंट्स, जो सेल के डिफरेंट फंक्शन में यूज होते हैं। साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट जो मेनली पानी, सॉल्ट और प्रोटीन से बना होता है। ये साइटोप्लाज्म के जो जेल लाइक पोर्शन है जिसमें ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें ऑर्गेनल्स रहते हैं, उसे कहा जाता है साइटोसॉल। और फिर इसमें होते हैं ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में कई तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और लाइसोसोम वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, वेस्ट को तोड़ते हैं। सेल के न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जेली लाइक हिस्सा होता है हमारा साइटोप्लाज्म और ये ऑर्गेनल्स को स्टेबल रखता है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जो सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है और सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, बताता है कि कैसे काम करना है। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है और सेल में क्या होगा सब कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसपे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं जो सेल को करना होता है। सेल का पूरा हिसाब किताब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसकी वजह से होता है, उसके हिसाब से होता है। बहुत से ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और इन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। प्रो मतलब पहले और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब डेवलप हुआ उससे पहले के जो जीव थे, मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। और बाकी के ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट मतलब न्यूक्लियस वाले। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में हम फिर से बात करेंगे। ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये एनवेलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है और इस न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेद से जिन मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने की परमिशन होती है वो अंदर बाहर आते जाते हैं। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए का इंस्ट्रक्शन लेके जाता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है mRNA। एम मतलब मैसेंजर, मैसेज लेके आने जाने वाला। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसपे जो लिखा होता है वो होता है सेल के अंदर और इस डीएनए से बाहर डीएनए का एक मैसेंजर जाता है जिसे mRNA कहते हैं और बाकियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स सेल के अंदर ये डॉट जैसे छोटे छोटे ये जो ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं उन्हें कहा जाता है और ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। ये छोटे छोटे जो डॉट्स, इनका काम है ये प्रोटीन बनाना। सेल के अंदर लगभग सारे ऑर्गेनल्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन तो ज़रूरी है।
सेल के अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में सेल की बाउंड्री से होके अंदर आती है। जब हम अंडे, दूध या कोई भी प्रोटीन वाले खाना खाते हैं तो वो टूट के हमारे ब्लड के रास्ते अमीनो एसिड के रूप में पहुंचता है, और जब सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियस जो सेल का कमांड सेंटर है, उसमें डीएनए से एमआरएनए मैसेज लेके राइबोसोम्स तक आता है। एमआरएनए एक तरह का मैसेंजर होता है जो राइबोसोम्स तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि कैसे प्रोटीन बनाने हैं। राइबोसोम्स एमआरएनए को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को एक साथ जोड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए से राइबोसोम्स तक आ रही है और राइबोसोम्स इसे ट्रांसलेट करके दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। सेल भी अपने आप में बड़े कमाल की चीज़ है, एकदम मज़ेदार। कुछ राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं और वहाँ पर यूज़ होने वाले प्रोटीन को बनाते हैं। वहीं जो कुछ और तरह के राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर के सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। ये प्रोटीन को बनाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होते हैं या फिर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगर आसान शब्द में कहूँ तो जो छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे मोटे प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के अंदर काम आता है, और ये जो ईआर से चिपके हुए जब राइबोसोम्स होते हैं तो ये ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिसको सेल के बाहर भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईआर क्या होता है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो न्यूक्लियस की चेयर जैसी चीज है इसे ईआर कहा जाता है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्मूथ होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, अटैच होने से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। किसी भी चीज़ में कुछ चिपक जाएगा तो रफ ही होगा। ईआर सेल्स में फैक्ट्री जैसे हैं। इनका काम है ऐसी चीज़ें बनाना जो सेल के बाहर भी भेजी जा सके। जब इन फैक्ट्री में राइबोसोम्स चले जाते हैं तो ये ईआर की फैक्ट्रीज प्रोटीन बनाने लगती हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का मेन धंधा प्रोटीन का है, और इनके जुड़ने से ये ईआर रफ हो जाता है, रफ दिखता है, इसलिए इन्हें रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिनसे राइबोसोम्स नहीं जुड़े हुए होते हैं, जिन ईआर से राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते हैं, उन्हें स्मूथ ईआर कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ईआर चिकना होता है, इसलिए चिकनी चीजें बनाता है, तेल वाली, ऑयल वाली चीजें जैसे फैट और लिपिड्स। ये फैट और लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज, सेल स्ट्रक्चर, इंसुलेशन, हार्मोन प्रोडक्शन और सेल सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फैक्ट्रियां जो फैट, लिपिड और प्रोटीन के प्रोडक्ट्स बना देती हैं, पर उन्हें भेज नहीं सकती हैं, इसलिए सेल को चाहिए इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक और ऑर्गेनल, और इस ट्रांसपोर्ट करने वाले हमारे ऑर्गेनल का नाम है गोल्गी अपैरेटस, जिसे गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। गोल्गी अपैरेटस का मेन काम है ईआर से आए हुए मटेरियल्स को सॉर्ट करना, उन्हें मॉडिफाई करना और फिर उन्हें सेल के अंदर और सेल के बाहर भेजना। गोल्गी अपैरेटस गोल गोल शेप के होते हैं और कई लेयर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनकी जो पतली वाली साइड होती है, यहाँ से ईआर से आने वाले मटेरियल्स को रिसीव करते हैं, और दूसरी बड़ी वाली साइड तक जाते जाते सॉर्ट और मॉडिफाई करके सेल के बाहर अलग अलग पार्ट में भेजने लगते हैं। ये गोल्गी अपैरेटस सेल के डिलीवरी गाय हैं। इतना सब कुछ सेल के अंदर हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, फैक्ट्रियां खड़ी हैं, डिलीवरी वाले भी आ जा रहे हैं। इन सबको ये सब करने की एनर्जी कहाँ से आ रही है, इनकी बिजली कहाँ से आ रही है? तो इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उन सारी चीज़ों में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज सेल के अंदर इस जगह पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस ग्लूकोज को जला के माइटोकॉन्ड्रिया गाँव वालों को बिजली बांट देते हैं। इस बिजली को सेल की भाषा में एटीपी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के काम नहीं करने से सेल भी काम नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं बल्कि किसी भी ऑर्गेनल्स के काम न करने से सेल काम करना बंद कर देते हैं। फिर जब सेल काम नहीं करते तो एंट्री होती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम्स सेल का सफाई कर्मचारी है। ये सेल को एकदम नीट एंड क्लीन रखता है। जब भी सेल में कोई टूटी फूटी चीज दिख जाती है या कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो लाइसोसोम
झटाक से डाइजेस्टिव जूसेस डाल के साफ कर देते हैं। लाइसोसोम कोई आम सफाई कर्मचारी नहीं है, ना आप गलती से भी मत सोचिएगा। ये सफाई के साथ साथ सफाई भी कर सकते हैं। लाइसोसोम्स चाहें तो पूरे सेल पे ही ये डाइजेस्टिव जूसेस डाल के पूरे सेल को ही ख़त्म कर सकते हैं, और इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। तो लाइसोसोम भी खतरनाक चीज़ है। इनके अलावा सेल में सेल के स्टोर रूम भी होते हैं, जिन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल हैं जो बहुत सी चीज़ों को स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स सेल के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, जैसे कि वाटर, आयंस, शुगर्स और न्यूट्रिएंट्स। प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स बड़े होते हैं, और बड़े होने की वजह से ये सेल को मजबूती देते हैं। जो जहरीले प्लांट्स होते हैं वो इन सेल्स में कभी कभी टॉक्सिन्स भी भर के रखते हैं, जहर, ताकि इनके डर से एनिमल्स ना खाएं। वैक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके एनर्जी रिजर्व बनाते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ प्लांट्स में वैक्यूल्स स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी स्टोर करते हैं, जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरह से वैक्यूल्स न सिर्फ स्टोरेज यूनिट्स हैं, बल्कि सेल की सर्वाइवल स्ट्रेटजी का भी एक अच्छा हिस्सा है, इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। इनके अलावा प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट नाम की भी चीज़ होती है। क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट सनलाइट से अपने लिए ग्लूकोज अपने लीव्स के सेल में ही बना लेते हैं, और सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी दे देते हैं। इसलिए ट्रीज को ग्लूकोज यानी चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद बना लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट और इनके जैसे दो और चीज़ें होती हैं। क्रोमोप्लास्ट जो ऑरेंज, रेड और येलो कलर के होते हैं, और ये फ्रूट्स और फ्लावर के सेल में पाए जाते हैं। क्रोमो मतलब कलर होता है, और इनके अलावा ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो स्टार्च और फैट्स स्टोर करते हैं। ये कलरलेस होते हैं और रूट्स और सीड्स में कॉमनली पाए जाते हैं। इन तीनों को एक साथ प्लास्टिड्स कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्लास्टिड्स बताओ, तो आप प्लास्टिड्स में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को लिख दीजिएगा। आपके सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट से अपना खाना प्लांट्स खुद बना पाते हैं। एक चीज़ जो एनिमल सेल में होती है और प्लांट सेल में नहीं होती है, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स सिलेंडर शेप का होता है, छोटा सा होता है। ये न्यूक्लियस के पास में होता है, और जब सेल्स को बांटना होता है, बढ़ना होता है, एक सेल से जब इसे दो सेल होना होता है, तो सेंट्रियोल रस्सी फेंक के न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांट देता है। ये जो रस्सी फेंक के न्यूक्लियस को अलग करता है, उन्हें स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। सेंट्रियोल सेल्स को डिवाइड करने का काम करता है। जो सेल का डिवीजन होता है वो भी दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब सेल्स ग्रो करते हैं या रिपेयर होना चाहते हैं। जब सेल्स डिवाइड होने वाले होते हैं तो सेंट्रियोल्स दो हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जो एक तरह का थ्रेड होता है, तार जैसा, और इससे ये क्रोमोसोम्स को खींच के अलग करते हैं। क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनमें डीएनए होता है, यानी सेल का जेनेटिक कोड। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पकड़ के सेल के ऑपोजिट साइड में खींचते हैं। इस प्रोसेस से सेल का क्रोमोसोम्स दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। हर एक नई सेल के पास सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम्स की कॉपी फिर से चली जाती है। आखिर में एक ओरिजिनल सेल दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं माइटोसिस के। पहला होता है प्रोफेस, जिसमें सेंट्रियोल, इतना डिटेल में आप एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको एक अच्छी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाए सेल के बारे में, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। पर अगर आप एक बार सिर्फ ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो भी आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो आपको क्लियर रहेंगे। तो स्टेप्स को देख लेते हैं माइटोसिस के। पहला है प्रोफेस। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और सेल्स के अपोजिट साइड्स में चले जाते हैं। फिर ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने लगते हैं, क्रोमोसोम्स विजिबल होने लगते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है। उसके बाद आता है मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर में लाइन अप होते हैं, बीच में आते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हर क्रोमोसोम के सेंटर से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। फिर एनाफेज आता है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को खींचकर उनके डुप्लीकेट हाफ्स यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करते हैं। ये सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स का हिस्सा होते हैं, वो सेल के अपोजिट साइड्स में मूव करते हैं। फिर टेलोफेज,
जिसमें क्रोमैटिड्स अपोजिट साइड्स में पहुंच जाते हैं और नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। सेल के मिडिल में पिंच होता है और साइटोकिनेसिस के बाद 2 नई सेल्स बनती हैं। फिर मायोसिस क्या होता है या मियोसिस एक स्पेशल प्रोसेस है जो स्पर्म और एग सेल्स में बनता है। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें मायोसिस होता है और बाकियों में मिटोसिस होता है। ये इसका मेन डिफरेंस है। थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। मियोसिस एक स्पेशल प्रोसेस है जो स्पर्म और एग सेल्स में बनता है। ये सेल्स के क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है ताकि जब स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो तो करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हों। स्पर्म और एग सेल्स वो सेल होते हैं जिनके मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं। मायोसिस में जो सेंट्रियोल का है वो क्या काम करता है, इसमें भी ये डुप्लीकेट होता है, फिर स्पिंडल बनाते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज में होता है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2। पहले में क्रोमोसोम्स को अलग किया जाता है। पहले डिवीजन में जो एक जैसे क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं उसको अलग किया जाता है। इसमें भी स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को खींच के दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है जिसमें जो सिस्टर जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो डुप्लीकेट हाफ होते हैं उसको अलग किया जाता है और इन दोनों में नई सेल्स, फिर बाद में दोनों प्रोसेस में नई सेल्स बनती हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारे पार्ट्स को पढ़ लिया कि नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल की बाउंड्री ये हो गया। गोल्गी बॉडी, सेल का डिलीवरी बॉय भी हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गए। ये फैक्ट्रीज हैं जो प्रोटीन और फैट्स वगैरह बना के पैक करती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस भी हो गया। साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ लिया हमने, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, जैसा डीएनए इनको एमआरएनए भेज के बोलता है बनाने के लिए वैसा। फिर लाइसोसोम सफाई कर्मचारी हैं, जिसे सेल का सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और इसके अलावा एनिमल सेल में हमने वैक्यूल्स को भी पढ़ा, जो आपकी बुक के डायग्राम में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, और वैक्यूल्स स्टोर रूम है सेल्स के। फिर हमने सेंट्रियोल को पढ़ा जो रस्सी फेंक के सेल को डिवाइड करते हैं। हाईलाइटेड वाले दोनों पार्ट्स सेल में कॉमन हैं। इनके नाम एक साथ याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस को याद कर लीजिए। रेयर शेरनी, रिमी, सिनो, प्ले गोली। 2 रेयर शेरनी है, रेयर मतलब जल्दी नहीं दिखने वाली, जिनका नाम है रिमी और सिनो है, और ये गोले खेलती हैं। रेयर शेरनी, रिमी, सिनो, प्ले गोली। रेयर के RER से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शेरनी यानी ACR और NI। ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और N मतलब न्यूक्लियस। रिमी RI और MI। RI मतलब राइबोसोम्स और MI मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सिनो के CY मतलब साइटोप्लाज्म और NU मतलब न्यूक्लियर एनवेलप। प्ले के PL मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोली के GO मतलब गोल्गी एपरेटस और LY मतलब लाइसोसोम। और ऐसे ये पूरा एक साथ आप याद कर सकते हैं। रेयर शेरनी, रिमी, सिनो, प्ले गोली। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बहुत से ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और इन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। प्रो मतलब पहले और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डेवलप हुआ उसके पहले वाले जीव। और बाकी के ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट मतलब न्यूक्लियस वाले। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक स्पेशल पार्ट है जिसमें सेल का DNA होता है। ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। फिर यूकैरियोटिक सेल में कई अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल के अंदर अलग अलग काम करते हैं, जैसे एनर्जी बनाना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, प्रोटीन्स और लिपिड बनाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और प्रोटीन को का पैकेज करना गोल्गी एपरेटस का। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। वहीं जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके DNA सेल के अंदर ही फ्रीली फ्लोट करते हैं, ये बाउंड नहीं होता है, घिरे हुए नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इनमें न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल को कवर करती है और अंदर की चीज़ों को बाहर से अलग रखती है। प्रोकैरियोटिक सेल का DNA एक सर्कुलर शेप में होता है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। आइए अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ,
और दूसरा है व्हाई इज दिस सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले वाले का हमें आंसर लिखना है कि हु डिस्कवर्ड सेल और कैसे। हमें पता है रॉबर्ट हुक ने किया था, तो हम लिखेंगे इसका कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड cells in 1665. He observed thin slices of cork through a microscope he made and noticed that the cork looked like a honeycomb with many small boxes. He called these boxes cells. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, why is this cell called the structural and functional unit of life? देखिए, the cell is called the structural and functional unit of life because it is the basic building block of all living organisms. सब कुछ इन्हीं से मिलकर बना हुआ है. Every living thing is made up of cells and cells perform all the essential functions needed for life, such as taking in nutrients, producing energy and getting rid of waste. ये सब कुछ कौन करता है? सेल करता है. अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. और दूसरा है, why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? तो पहले का आंसर होगा कि सब्सटेंसेस CO2 और वाटर कैसे मूव करते हैं। ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके रास्ते में जाते हैं, जिसमें डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। तो हम लिखेंगे पहले CO2 का। CO2 कैसे? तो डायरेक्ट डिफ्यूज़न से जाता है। तो सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। दिस हैपेंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न. Diffusion is when substances move from an area where they are more concentrated to an area where they are less concentrated. For example, CO2, which is waste for the cell, moves out of the cell because it is in higher concentration inside the cell and lower outside. Water moves through a special kind of diffusion called osmosis, which also depends on the concentration of other substances inside and outside the cell. ये क्लियर है आपको? ठीक है, अगला, Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? Plasma membrane को selectively permeable membrane क्यों कहा जाता है? देखिए, the plasma membrane is called a selectively permeable membrane because it controls what substances can enter and leave the cell. It allows some substances to pass through while blocking others. This helps maintain the cell's internal environment and protects it from harmful substances. ये जो हमारा plasma membrane है इसकी बात की गई है। ये सबको अंदर नहीं जाने देता, कुछ को रोकता है, कुछ को अलाउ करता है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। प्रोकैरियोटिक में इन्होंने लिखा है कि साइज बहुत छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास, और यूकैरियोटिक बड़े होते हैं, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक का नहीं भरा हुआ है, यूकैरियोटिक का दिया हुआ है कि वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये इसका उल्टा है, जो इसका न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड, और इसलिए इसको कहा जाता है एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जब डेवलप होता है तो न्यूक्लियस बनाता है। क्रोमोसोम्स भी इसमें ऑलरेडी दिया है कि सिंगल होता है, उसमें 1 से ज़्यादा होते हैं। इसमें लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे अब्सेंट हो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट होते हैं। ये इसके डायग्राम है। ये आपका बड़ा वाला यूकैरियोटिक सेल है और छोटा वाला प्रोकैरियोटिक। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? उसके बाद इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन? तीसरा है व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? और चौथा वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड दिस सेल? इसे एक एक करके करते हैं। देखिए, पहला है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? तो इसमें आपका आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। जैसे प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे प्लांट की जो सेल होते हैं लीव्स वगैरह वाली, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट से जो प्लांट के सेल्स हैं वो अपना खाना सनलाइट की मदद से खुद बना पाते हैं, और इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा कि ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। दूसरा है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन? देखिए, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड द सेल विल डाई। कुछ भी होगा तो सेल मर जाएगा। दिस इज बिकॉज
The cell's structure and function depend on the proper arrangement and operation of its components. अगला है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट द सेल्स ओन मटेरियल। इफ द लाइसोसोम बर्स्ट, जब फटता है तो दीज एंजाइम्स कैन डिस्ट्रॉय द सेल, ये सेल को ही खा सकते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स में। सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स व्हिच कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखते हैं। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। कैसे कैसे अंतर है हमें ये लिखना है। तो पहले हम लिख देंगे, एक टेबल बना देंगे, लिख देंगे फीचर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। फीचर में पहले सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए काम आते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के लिए। और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो जगह होती हैं, जो स्टोर रूम होते हैं, वो प्लांट सेल के बड़े होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और एनिमल सेल में या तो होते हैं या तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स और एब्सेंट। शेप कैसा होता है प्लांट सेल का? फिक्स्ड होता है और मोस्टली रेक्टेंगुलर होता है। और एनिमल सेल में फिक्स्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में बहुत कम होते हैं और एनिमल सेल में कॉमन होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट होते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? ये अंतर दोनों में क्या है? इसके लिए भी हम एक टेबल बना देंगे। फिर से एक साइड हम फीचर लिख देंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। साइज प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर आपको नंबर याद नहीं आता है कि कितना माइक्रोमीटर है, तो आप सिर्फ स्मॉल और लार्ज लिख देंगे तो भी चलेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं 1 से 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल्स इनसे बड़े होते हैं 5 से 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस का क्या है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस वाला एरिया है इसमें न्यूक्लियस जैसा होता है उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि खुद का असली वाला न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चारों ओर इसके एक कवच भी होता है। ऑर्गेनल्स, इसके जो पार्ट्स होते हैं, सेल्स के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मतलब इनके ऊपर बाहर फिक्स बंधे हुए नहीं होते हैं, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनल्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? DNA, जो DNA स्टोर करते हैं। इसमें एक ही होता है प्रोकैरियोटिक में। ये डायग्राम देखिए, ये इसका DNA है बड़ा सा, ये ग्रीन वाला आपका प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और इसमें मल्टीपल होते हैं, ढेर सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया में आप एग्जांपल में आप लिख दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स, एनिमल्स या फंगी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन? क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए? तो इसमें क्या होगा? देखिए, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन द सेल वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल व्हाट एंटर्स और लीव्स, क्योंकि इसका काम ही है ये कंट्रोल करना कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा। This could cause the cell to lose its contents and important materials. तो अंदर वाले भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो बाहर भाग जाएंगी, गिर जाएंगी, खराब हो जाएगा। So the cell would likely die because it cannot maintain a stable environment. क्योंकि environment ही stable नहीं रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? कि अगर गोल्गी apparatus नहीं होता तो सेल का क्या होता? अब गोल्गी apparatus क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो लिखेंगे कि विदाउट द गोल्गी apparatus the cell cannot properly package and transport proteins and other materials. This would disrupt many cell functions such as storage, modification and transport of substances. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पूरा बंद हो जाएगा सेल का, बाहर भेजने वाला। So the cell would not be able to function properly and might not survive. पांचवा क्वेश्चन है, which organelle is known as the powerhouse of the cell? और क्यों कहा जाता है? हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच दिस सेल यूजेस फॉर वेरियस फंक्शंस। क्योंकि ये जो ATP प्रोड्यूस करते हैं इसको सेल एनर्जी के लिए यूज करते हैं अलग अलग जगहों पर। छठा क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? तो हमें पता है कि लिपिड्स और फैट्स कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, SCR में, और प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें राइबोसोम्स जहाँ चिपके होते हैं वो आपका रफ वाला हिस्सा हो जाता है।
और जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं वो पार्ट प्रोटीन बनाता है, और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं वो फैट्स और लिपिड्स बनाते हैं। 7वां है क्वेश्चन की, हाउ डज एन अमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमोइबा अपना खाना कैसे बनाता है। देखिए अब अमोइबा का ये फोटो देखिए, अमोइबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है और ये अपने पूरे सेल को तोड़ देता है जो बाउंड्री होती है, ताकि बड़े से बड़े चीज़ को या इसकी जो खाने वाली बड़ी चीज़ें हैं जो इस बाउंड्री के अंदर से डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकती हैं, उन्हें ये पकड़ सके। इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। और अगर इसको कुछ फेंकना होता है तो ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस। ठीक, अभी हम इसको लिखते हैं। An amoeba gets its food through a process called endocytosis. It uses its flexible cell membrane to engulf मतलब अंदर लेना, निगलना। It uses its flexible cell membrane to engulf food particles from its environment. This forms a food vacuole inside the cell where the food is digested. ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि what is osmosis? Osmosis क्या है? तो osmosis is the movement of water molecules through a selectively permeable membrane. Water moves from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. This process helps maintain balance in cells by regulating water flow. डायग्राम देख लीजिए, ये हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और हमारा पानी आ जा रहा है डिफ्यूजन के रास्ते से, ये ऑस्मोसिस है। क्वेश्चन 9 है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ये हमें ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करना है। टेक 4 peeled potatoes, halves and squeeze each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cups in a through containing water. Now keep cup A empty. B put 1 teaspoon sugar in cup B. C put 1 teaspoon salt in cup C. D put 1 teaspoon sugar in boiled potato cup D. Keep these for 2 hours. Then observe the 4 potato cups and answer the following. ये आपको इतना करना है सेटअप, और उसके बाद आपको 3 जवाब देने हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन दी hollowed portion of B and C. ये पानी क्यों इकट्ठा हो गया। Why is potato necessary for this experiment? पोटैटो ए क्यों ज़रूरी है। और तीसरा, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन दी hollowed out portions of A and D. तो जो हमारा सेटअप है ये हमारा गिवन है कि 4 peeled potato halves scooped out to make cups और each potato cup placed in water। ठीक, एक फिर टेबल बना लेंगे, हम लिख देंगे पोटैटो कप का नाम ABCD। ए में क्या है कंटेंट, हमारा जो कंटेंट है वो लिख देंगे, और जो हमारा बाद वाला है उसमें लिखेंगे ऑब्जर्वेशन 2 घंटे बाद। तो कंटेंट पहला खाली है, दूसरे में हमने चीनी डाला, तीसरे में नमक, और उसमें हमने उबाल के 1 चम्मच चीनी डाला। हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहले में कोई पानी इकट्ठा नहीं होगा, दूसरे में वाटर गैदर्स इनसाइड, और तीसरे में वाटर गैदर्स इसमें भी होगा, और इसमें नो वाटर गैदर्स। एक्सप्लेनेशन में देखिए, वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वाटर मूव्स इनटू द पोटैटो कप्स बी एंड सी बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे फोकस जो भी रहेगा इन एक्सपेरिमेंट्स का, या जहाँ पे वाटर आएगा, जहाँ पे सेल आएंगे, क्योंकि सेल को आप देख नहीं सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट होगा किसका, ऑस्मोसिस का ही होगा, क्योंकि ये विजिबल हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो वाटर मूव्स इनटू द पोटैटो कप्स बी एंड सी बाय ऑस्मोसिस। शुगर एंड सॉल्ट क्रिएट अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड द कप्स कॉजिंग वाटर टू मूव इन। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कि वाई पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये हमारा कंट्रोल होगा, हमें पता चलेगा कि कितना होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेट करेगा। पोटैटो ए सर्व्स एज अ कंट्रोल टू शो दैट विदाउट सॉल्यूट्स वाटर डज नॉट मूव इनटू द पोटैटो कप। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस व्हेन नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट। और तीसरा, why water does not gather in the hollowed out portion of A and D. A and D में क्यों नहीं होगा? In cup A there is no solute to attract water, so no osmosis occurs. और cup D में क्या होगा? The boiled potato cells are dead and cannot perform osmosis even with sugar present, क्योंकि हमने उसको उबाल दिया। फिर चौथा है, which type of cell division is required for growth and repair of body and which type is involved in formation of gametes. तो हमने पढ़ा इसके बारे में, माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स, और मायोसिस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये आपका एक डायग्राम भी है जो हमने बुक में पहले यूज़ किया था, आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हुआ। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। साइंस देखने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।